तो नमस्कार। विवेकानंद मैथ्स मजा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हैं वेक्टर अलजेब्रा को लेकर, और वेक्टर अलजेब्रा के पीछे के 3 एपिसोड के बाद चौथा एपिसोड लेकर मैं पुनः हाजिर हूं। क्रमबद्ध तरीके से वेक्टर अलजेब्रा को समझाने का इन सभी एपिसोड में प्रयास किया गया है। आप अगर नए हो या एपिसोड 4 देख रहे हो तो पीछे के 1, 2, 3 आप जरूर देखें, क्योंकि पीछे जो कुछ भी हमने बताए हैं वो सब के आधार पर हम फिर अगला एपिसोड 4 हम तैयार करने के लिए चले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएंगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सदिश का दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। किसी दिए गए सदिश का एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनता है उस कोण के कॉस मान को उस सदिश का दिक् कोसाइन कहते हैं। यह हमारा एक्स एक्सिस, यह हमारा वाई एक्सिस और ये बन गया जेड एक्सिस। हमने पिछले वीडियो में ये बात कहे थे कि आपका जेड ऐसे नहीं है, जेड हमारा ऐसे है जो परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई, जेड एक्स और वाई दोनों पर है हमारा परपेंडिकुलर, वो है हमारा जेड। चलो कोई वेक्टर लेते हैं। यह हमारा मान लो कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर ये ए वेक्टर है। ये हमारा वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, वाई के साथ जो एंगल बनाता है और जेड के साथ जो एंगल बनाता है, वह कोण के कॉस मान को इस सदिश का, ए सदिश का दिक् कोसाइन कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस के साथ या वेक्टर का बना हुआ कोण अल्फा है, यह हमारा एंगल हो गया अल्फा। या वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ कोण बनाता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ यह ए वेक्टर जो कोण बनाता है वह है हमारा गामा। तो एक्स के साथ अल्फा कोण, वाई के साथ बीटा कोण और जेड के साथ गामा कोण बनाते हैं। तो यह हमारा वेक्टर ए जो बन जाएगा उसके दिक् कोसाइन हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। एक कॉस अल्फा जो एक्स एक्सिस के साथ बना, दूसरा वाई के साथ जो बना बीटा, तो उसके लिए हो जाएगा कॉस बीटा, और तीसरा जेड के साथ जो बने कोण है गामा, वो हमारा हो जाएगा कॉस गामा। तो यहां से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इस ए वेक्टर का दिक् कोसाइन बन जाएगा। तो सदिश ए वेक्टर का दिक् कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बने कोण का कॉस मानी है। हम दिक् कोसाइन को अंग्रेजी के अक्षर एल एम एन से भी दर्शाते हैं। तो हम इसे कॉस अल्फा को हम एल भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से कॉस बीटा हमारा एम बन जाएगा, कॉस गामा एन बन जाएंगे। तो ये हमारा बन जाता है दिक् कोसाइन। हम समझने का प्रयास करते हैं किसी सदिश के दिक् कोसाइन को कैसे ज्ञात करते हैं, या किसी सदिश का दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात किया जाए। तो किसी दिए गए सदिश के मापांक से उस सदिश में भाग लगाते हैं और उसके आई के गुणांक, जे के गुणांक, के गुणांक का जो वैल्यू होता है वह उस सदिश का दिक् कोसाइन कहलाता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी दिए गए सदिश का दिक् अनुपात में उसके मापांक से भाग लगाओ और उससे जो अंकिक मान प्राप्त होंगे वह उस सदिश का दिक् अनुपात होगा। चलो दिक् कोसाइन को हम इस उदाहरण से समझते हैं। हमारा ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमने पिछले एपिसोड में यह बात कहा था कि आई के गुणांक में, जे के गुणांक के और के गुणांक में जो सब अदिश राशियां हमें देखने को मिलती है, ये सब अदिश राशियां उस सदिश के दिक् अनुपात कहलाते हैं। तो ए वेक्टर के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? तो ए वेक्टर का दिक् अनुपात बन जाएगा, ए वेक्टर का डी आर जो हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएंगे, वो हमारा हो जाएगा एक्स, वाई
तथा z। इस प्रकार से यह हमारा ए वेक्टर का दिक्कनुपात x, y और z हमें ज्ञात हो गए। अब इस ए वेक्टर का हम मापांक निकालते हैं। तो ए वेक्टर का जब मापांक निकालेंगे तो इस ए वेक्टर के दिक् अनुपात के वर्गों के जोड़ के वर्गमूल से हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हमने पीछे के एपिसोड में यह बात बताया था कि किसी सदिश का दिक् अनुपात जब ज्ञात करते हैं और उस दिक् अनुपात से जब मापांक निकालते हैं तो उसका परिमाण निकालते हैं, तो ए वेक्टर का मापांक जो होगा वह हमारा उसके दिक् अनुपात के वर्गों के जोड़ से प्राप्त होगा। तो ए वेक्टर का मापांक हो जाएगा मॉड ए वेक्टर, और ये मॉड ए वेक्टर का मान इसके दिक् अनुपात के वर्गों के जोड़ से प्राप्त होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो हमने क्या क्या निकाला, तो किसी दिए गए सदिश के दिक् अनुपात निकाले और उस दिक् अनुपात के आधार पर हमने उसके मापांक याद कर लिए। अब इसका दिक् कोसाइन क्या होगा, तो दिक् कोसाइन L इजकल टू कॉस अल्फा, और हमने अभी कहा कि किसी सदिश के दिक् अनुपात में उसके मापांक से भाग लगाने पर उसके क्रमशः दिक् कोसाइन ज्ञात हो जाते हैं। तो हमारा L जो होगा वो x अक्ष के साथ बनाए गए कोण के कॉस मान का वैल्यू होगा, जो कि x अक्ष के लिए डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा L इजकल टू कॉस अल्फा, और ये कॉस अल्फा जो होगा वो हमारा होगा x बटा और रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा किसी सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हो तो उसके दिक् अनुपात में, यानी कि x के बगल में, y के बगल में, z के बगल में जो सब नंबर्स हैं उस नंबर में डिवाइड कर दो उस सदिश के परिमाण या मापांक से। तो हमारा L इजकल टू कॉस अल्फा का वैल्यू हमारा यही होगा, उसके दिक् अनुपात में उसके मापांक से भाग लगा दो, यहाँ से निकल जाएंगे कॉस अल्फा। इस प्रकार से अब हमारा दूसरा जो दिक् कोसाइन होगा, अर्थात y एक्सिस के साथ जो बनाया गया कोण का कॉस वैल्यू होगा, वह कॉस वैल्यू m का जो मान होगा m इजकल टू कॉस बीटा, और ये बीटा हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये हमारा बीटा कोण जो है y एक्सिस के साथ बनाया गया कोण था। तो ये कॉस बीटा का जो वैल्यू होगा तो y के साथ या y के जो दिक् अनुपात है, अर्थात y एक्सिस पर जो डायरेक्शन रेशियो का मान है वो हमारा हो जाएगा y, और बटा में इसके दिक् अनुपात में इसके मापांक से भाग लगाएंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा इस सदिश के एक दूसरा दिक् कोसाइन हमें पता चल गया, अर्थात m हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इसके जो तीसरे दिक् कोसाइन होंगे, अर्थात कॉस अल्फा हो गए, कॉस बीटा हो गए और कॉस गामा निकालेंगे। तो कॉस गामा हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ये गामा कोण जो था जेड एक्सिस के साथ सदिश का बना हुआ कोण है। तो ये कॉस गामा जो होंगे अर्थात n बराबर जो होंगे वो हमारा होगा जेड बटा, अर्थात जेड एक्सिस के साथ जो दिक् अनुपात इसने क्रिएट किया बनाया वह इसका दिक् अनुपात जो था उसमें इसके मापांक से हम भाग लगाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस प्रकार से किसी सदिश का दिक् अनुपात के आधार पर हम दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे, हमें इस प्रकार से इस नियम को फॉलो करेंगे और फिर यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो एक बार मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, अर्थात इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अगली जो हमारी बात होने वाली है वो स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर वाली। तो किसी सदिश के द्वारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ बने कोण के कॉस वैल्यू के जो मान होते हैं या कॉस जो मान होते हैं, कॉस मान जो होता है वह उस सदिश का दिक् कोसाइन कहलाता है, और इसे क्रमशः एल एम एन से दर्शाते हैं। और ये अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से भी दर्शाते हैं जब यदि x एक्सिस के साथ सदिश ने अल्फा और y के साथ बीटा और z के साथ गामा कोण बनाया हो। और इसके मान ज्ञात करने में हम उस सदिश का सबसे पहले दिक् अनुपात पता करते हैं, और जो दिक् अनुपात आता है उस दिक् अनुपात में उसके मापांक से भाग लगाते हैं, और भाग लगाने के बाद जो सब राशियां, जो सब मान प्राप्त होते हैं वह सब मान उस सदिश का दिक् कोसाइन कहलाता है। अब हम स्थिति सदिश को देखते हैं। स्थिति सदिश क्या है, तो किसी दिए गए दो बिंदुओं से होकर जाने वाला सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। हमारा त्रिविम में उपस्थित कोई दो बिंदु
मान लो कि ये हमारा पॉइंट, त्रिविम का एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारा बी है। ए के लिए कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्रमशः x1 y के लिए, z के लिए x1 y1 z1, अर्थात ए का जो पोजीशन है वो x1 y1 z1 है। और पॉइंट बी के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा x2 y2 और z2 है। तो पॉइंट ए के लिए x1 y1 z1 और बी के लिए x2 y2 z2। तो बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली सदिश ए बी वेक्टर, यह हमारा ए बी वेक्टर, तो यह ए बी वेक्टर जो होगा वह पॉइंट बी में से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को घटाने से प्राप्त होंगे। हमने दिक् अनुपात के विषय में बताए थे। अब यहाँ इस सदिश का दिक् अनुपात भी ज्ञात करेंगे, पहले इस सदिश को ज्ञात करते हैं। तो यदि हम ए बी वेक्टर ज्ञात करते हैं, बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली सदिश ए बी वेक्टर, ये अगर प्रारंभिक बिंदु ए होते हैं और ये अंतिम बिंदु बी, तब हमारा ए बी वेक्टर को हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अगला कोऑर्डिनेट में से हम पिछला कोऑर्डिनेट को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे, अर्थात अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाएंगे तो अगला बिंदु में से पिछला बिंदु को हम घटाएंगे, x2 घटे x1 i प्लस, फिर ये हो जाएंगे अगला कोऑर्डिनेट y2 और पिछला कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 घटे y1 j, और फिर इसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा z2 घटे z1 k। तो ये हमारा बन गया किसी दिए गए दो बिंदु से होकर जाने वाले सदिश ए बी वेक्टर, यही ए बी वेक्टर कहले बनाएगा और ये कहलाएगा स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे सीधे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के प्रश्नावली को बारी बारी से क्रमिक रूप से हम सीखेंगे भी, और उसमें डॉट गुना और क्रॉस गुना जैसे जैसे अध्याय आएंगे वैसे वैसे हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे।